हेलो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट थी गाइस, आपको स्टोरी कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यार सिर्फ 30% लोग ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर दो, थैंक यू। अब कहानी में कबीर की समझ तलवार के रास्ते में अद्वितीय थी, मगर अब उसे एक कुत्ते की तरह पीटा जा रहा था। इस समय वो पूरी तरह से खून से लथपथ था। हातिम ने उसे एक और घूंसा मारा और फिर उसकी ओर देखा। यह अभी भी सांस ले रहा है, ये अभी मरा नहीं है, तो ठीक है, फिर मैं हमला करना जारी रखूंगा। इसके साथ ही उसने उसे घूंसे मारने शुरू कर दिए। कुछ घूंसे मारने के बाद उसने देखा, ये अभी मरा नहीं है, मुख्य धमनी अभी भी धड़क रही है। ऐसा लगता है कि मुझे हमला करना जारी रखना है। उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से भोला और मूर्ख था। हालांकि इस समय किसी ने उस पर हंसने की हिम्मत नहीं की। किसी ने भी उसे कुत्ता, नौकर या कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। किसी ने भी नहीं, क्योंकि इस समय हातिम बहुत खतरनाक लग रहा था। आर्यन का चेहरा गर्व से भर गया। उसे यह हातिम पसंद आया। वो पहले से अधिक शक्तिशाली और मजबूत था और उसके चेहरे पर मूर्खतापूर्ण भाव बहुत प्यारा था। तभी पूर्वज रुद्रदेव कहा, अगर हातिम अपनी पराक्रमी आत्मा गॉड ब्लड लाइन को जागृत कर लेता है तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। उसी समय हातिम खड़ा हो गया और आर्यन की ओर देखते हुए कहा, मास्टर, यह आखिरी मुक्का है, क्या आपको कुछ और कहना है? आर्यन बहुत उदार था। यह कहा जा सकता है कि वो पहले कभी इतना उदार नहीं था। कबीर एक लेवल 1 का युद्ध सम्राट था और उसको मारने से उसे बहुत से EXP पॉइंट्स, ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और स्ट्राइकिंग मूल्य मिल सकते थे और कुछ सिस्टम पॉइंट्स भी मिल सकते थे। उसे इतने सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए कम से कम 1000 बीस्ट को मारना पड़ता, तब जाकर उसे इतने सारे पॉइंट्स मिलते जो उसे अकेले कबीर को मारने से मिलने वाले थे। लेकिन फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे कहा, उसे मौत के घाट उतार दो। यह पहली बार था जब उसने अपने ही EXP पॉइंट्स को छोड़ा था। उसने यह सब सिर्फ हातिम के लिए किया था, ताकि वो कबीर को अपने हाथों से मार सके। सियान परिवार ने उस पर सालों तक जुल्म किया था और इसका बदला लेने के लिए वो कबीर को उसके हाथों द्वारा मरवाना चाहता था। हातिम ने मूर्खता से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब जब मास्टर ने कहा है तो मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। उसकी दाहिनी मुट्ठी हिलने से उसकी मांसपेशियां उभरी और उसकी बाह से शक्ति की एक स्पष्ट आभा निकलती दिखाई दी। उसके शरीर की आभा भी एक पल में काफी बदल गई। उसका हाथ हिला और जमीन पर पड़े कबीर के चेहरे पर एक घूंसा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे कुत्ता कैसे कहा? गुस्से में चिल्लाते हुए उसकी आवाज एक बड़ी घंटी की तरह बज रही थी और वो एक के बाद एक घूंसे कबीर के चेहरे पर मार रहा था। हातिम एक आज्ञाकारी जिद्दी बच्चे की तरह था। अगर आर्यन चाहता था कि वो हमला करे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका सामना कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना शक्तिशाली है, वो फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर वार करेगा। उसकी दाहिनी मुट्ठी बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थी। कबीर का सिर एक पत्थर पर रखकर खरबूजे की तरह फोड़ दिया गया था। उसके शरीर का आधा हिस्सा एक मोटे पत्थर के बीच में फंसा हुआ था, जबकि बाकी का अधूरा हिस्सा बाहर था। हातिम ने अपना खून से लथपथ हाथ उठाया और फिर आर्यन की ओर देखते हुए मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए बोला, मास्टर, यह मर चुका है। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था, मानो उसने कुछ ऐसा पूरा कर लिया था जिससे वो खुश था। उसी समय एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बाहर निकला और उसके चारों ओर एक ही समय में 3 उड़ने वाली तलवारें निकलीं, जो सीधे हातिम की ओर जा रही थी। हातिम चाहता तो पलटवार भी कर सकता था, लेकिन वो बचाव करना भी जानता था। उसके शरीर के एक झटके के साथ उसकी शक्तिशाली शारीरिक शक्तियां फूट पड़ी, जिनसे एक वायु ढाल का गठन हुआ। तीनों उड़ने वाली तलवारें अपनी जगह पर अटक गई और तीनों तलवारें अब आगे नहीं बढ़ सकती थीं। यह देखकर मैदान में मौजूद हर कोई हैरान था। सरस्वती के बगल में कुछ बुजुर्ग उत्साह से चिल्ला उठे, क्या यह एक मजबूत शारीरिक शक्ति है? यह शुद्ध शक्ति से बनी ढाल है। यह बहुत अद्भुत है। प्राकृतिक दिव्य शक्ति के बिना ऐसा करना असंभव है। हम असाधारण प्रतिभा वाले प्रतिभाशाली लोगों की तलाश कर रहे थे, लेकिन प्रतिभाशाली हमारे सामने हैं और हम उन्हें जानते भी नहीं हैं। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने हातिम को देखा था। हातिम अक्सर जेकाक चोटी में दिखाई देता हूँ। उन्होंने हमेशा हातिम को सियान परिवार के गुलाम के रूप में माना था और कभी भी उसे आंख उठाकर नहीं देखा था। हालांकि अब उन्हें इस चीज के लिए अफसोस हो रहा था कि ऐसी अनमोल प्रतिभा को उन्होंने अपने हाथों से जाने दिया था, लेकिन अब वो उसे वापस नहीं पा सकते थे। कबीर, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने तुरंत पत्थरों को हटाया और उनके बीच से कबीर को बाहर निकाला, लेकिन अब उसकी कोई आभा नहीं थी। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था।
तुम क्यों नहीं रुके? सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी गुस्से में था। हातिम ने नादानी से कहा, बूढ़े आदमी तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ अपने मास्टर की बात सुनता हूँ। सरस्वती ने आगे बढ़कर कहा, बुजुर्ग सुधाकर। वो उसकी बात खत्म होने से पहले सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, चुप रहो, जेकाल चोटी को सिर्फ 2 लोगों ने ऐसी स्थिति में बदल दिया है। 2 से 3 बुजुर्गों की मृत्यु हो गई है और तुम चारों अभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो। लेकिन ये अभी तुम लोगों से बात करने का वक्त नहीं है। जैसे ही सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की आवाज गिरी, उसकी नजरें अंधेरी हो गईं। उसने हातिम की ओर देखा जो शारीरिक शक्ति को रिहा कर रहा था और अचानक चिल्लाया, देखते हैं कि तुम्हारी शारीरिक शक्ति मजबूत है या मेरी उड़ने वाली तलवार मजबूत है। उसके चेहरा भयावह हो गया और उसके शरीर से एक मजबूत आभा निकलने लगी। क्रैक क्रैक। हातिम के शरीर पर एक अदृश्य हमला हुआ जिससे वो पीछे की और उड़ गया और कम से कम दर्जनों फुट दूर जाकर गिरा। उसकी मुट्ठियां कस गई और वो एक काले गोरिल्ला की तरह खड़ा हो गया। उसके शरीर की सभी नसें बाहर निकल रही थीं। तीनों तलवार जो हातिम द्वारा रोक दी गई थी, उन्होंने एक बार फिर हातिम पर हमला कर दिया। उसका पूरा शरीर दिव्य रोशनी की शक्ति से जल रहा था। अरे बूढ़े बाबा, मेरी शारीरिक शक्ति अभी भी सबसे मजबूत है। हातिम ने एक बार फिर से एक ढाल अपने सामने खड़ी कर दी जिसने उन तीनों तलवारों को फिर से रोक दिया। यह देखकर सुधाकर हैरान रह गया। वो शब्दों के अभाव में था। वास्तव में हातिम अभी जिस ढाल का इस्तेमाल कर रहा था वो शारीरिक शक्तियों के बल द्वारा बनी एक ढाल थी जिसका नाम सुप्रीम फोर्स शील्ड था। हवा और शक्तियों के बल से बनी यह शील्ड वास्तव में अद्वितीय थी और यह बहुत ज्यादा मजबूत थी। सुधाकर हैरान रह गया, लेकिन उसका गुस्सा उबल रहा था क्योंकि वो चिल्ला रहा था, निर्लज्ज। इसी के साथ तीनों तलवार अपनी जगह से गायब हो गई और अगली बार जब वो दिखाई दी तो वो हातिम के पीछे तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। आर्यन जोर से चिल्लाया, हातिम बचो। लेकिन अब यह बताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो तीनों तलवार पहले ही हातिम की पीठ के करीब पहुंच गई थी और देखते ही देखते वो उसकी पीठ में घुस गई। हातिम ने अपने मुंह से खून थूका और सुधाकर की ओर देखा और कहा, तुम बेशर्म हो। उसने सोचा था कि वो बूढ़ा आदमी सामने से उस पर हमला करेगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वो पीठ पीछे वार करेगा। हातिम को मुकाबलों का कोई तजुर्बा नहीं था, इसी वजह से वो सुधाकर के हाथों मात खा गया था। उसे नहीं पता था कि मानव हृदय कितना भयावह हो सकता था। सुधाकर जोर से हंसा, तुम सिर्फ सियान परिवार के एक कुत्ते हो। तुम्हें क्या पता मेरी चाल क्या होगी। तुम्हें केवल अपनी रक्षा सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे से भी करनी चाहिए थी। ये सिर्फ तुम्हारी मंदबुद्धि का दोष है, वैसे भी कुत्तों के पास कोई बुद्धि नहीं होती। हातिम थोड़ा नाखुश था। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, मास्टर, उसने मुझे कुत्ते कहा। आर्यन ने कहा, मैंने अभी तुम्हें क्या सिखाया था? बिना किसी रहम के उसे मौत के घाट उतार दो, हातिम ने कहा। और फिर उसने कहा, मास्टर, उसकी तलवार बहुत शक्तिशाली है, मैं खाली हाथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं अपने हथियार का उपयोग कर सकता हूँ? आसपास की भीड़ एक बार फिर दंग रह गई। क्या यह लड़का मूर्ख है या फिर वो पागल है? सभी के दिमाग में यही सवाल चल रहे थे और चलते भी क्यों ना, आखिर वो अपना हथियार इस्तेमाल करने के लिए किसी और की अनुमति मांग रहा था। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, जरूर। मीरा की आंखें थोड़ी काली हो गईं, उसका शरीर शांत हो गया और उसने कहा, अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मोटू को समझ नहीं आया और उसने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि सियान परिवार में वास्तव में क्या हुआ था? हातिम को क्या हुआ? मीरा बुरी तरह हंसी। अब खुद अपनी आंखों से देख लेना। उसने देखा हातिम सुधाकर को बुरी तरह से घूर रहा था और एक पल बाद उसने कहा, मैं अपने हथियार का उपयोग करने जा रहा हूँ। मैं अब तुम्हें मारने जा रहा हूँ, सावधान रहना। इसके बाद उसके हाथ में एक काला हथौड़ा दिखाई दिया जो बिजली से भरा हुआ था। हातिम के हाथों में हथौड़ा आने के साथ ही उसके शरीर की आभा अचानक बदल गई, जैसे कि उसके शरीर की आभा उसके हाथों में विशाल हथौड़े से जुड़ी हुई थी। और इसके अलावा डेविल शक्तियां भी भड़क उठी जो बहुत ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही थी। मैदान में हर कोई इसे महसूस कर सकता था। उस पल सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, वो डेविल संप्रदाय का शिष्य है।
हे भगवान, कोई आश्चर्य नहीं, वो भी उस लड़के की तरह एक डेविल है। उसे मार डालो। आर्यन एक डेविल है, वो भी एक डेविल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने वर्षों के बाद सियान परिवार में हमेशा से एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो डेविल है। हातिम ने अपने हथौड़े को हिलाया और चिल्लाया, मैं आ रहा हूँ। सुधाकर की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वो एक कदम आगे बढ़ गया। उसके हाथ में हथौड़े से बिजली की गड़गड़ाहट बाहर निकल रही थी। उससे बचने के लिए सुधाकर ने उस पर अपनी तीनों तलवारों से हमला किया, लेकिन हातिम ने उन्हें एक हथौड़े के वार से कई टुकड़ों में बदल दिया। सुधाकर की आभा को भी हथौड़े की शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया गया था। बिजली की शक्ति ने सुधाकर के चेहरे को काला कर दिया और यहाँ तक कि उसकी 2 सफेद भौहें भी जल गईं। हालांकि यह केवल शुरुआत थी। बूम! मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपनी तलवार से मार दो। बूम! क्या कहा था तुमने कुत्ता? चलो अब फिर से कहो। बूम! जल्दी बोलो, मुझे सुनना है। कुत्ता 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 कहो जल्दी। बूम बूम बूम! हातिम के हाथों में दिव्य थंडर हथौड़ा कोहराम मचा रहा था, जो लगातार सुधाकर के शरीर में कभी दाएं तो कभी बाएं से लग रहा था। इससे सुधाकर को जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिला। इसके अलावा हथौड़े के हर प्रहार में बिजली की शक्ति के साथ साथ एक घनी डेविल आभा भी थी, जिससे ये और भी खतरनाक बन गया था। सुधाकर का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। क्या तुम अभी भी मुझ पर पीछे से वार करोगे? क्या तुम मुझे फिर से कुत्ता कहोगे? हातिम ने कुछ शब्द कहे और फिर हमलों की एक और लहर छोड़ी। तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। मैदान में मौजूद हर कोई एक बार फिर दंग रह गया। वो जानते कि हातिम कभी किसी के सामने नहीं बोलता था, लेकिन अब उसका हर एक शब्द, हर एक वार बहुत ही भयानक लग रहा था, विशेष रूप से उसके हाथों में दिव्य थंडर हथौड़ा, जो बस बहुत अधिक आकर्षक था। आर्यन हंसा। वो बुरी तरह से हंस रहा था क्योंकि वो इस समय बहुत खुश था। हातिम उसके लिए एक खतरनाक हथियार से कम नहीं था। वास्तव में ये कहना गलत नहीं होगा कि हातिम उसका खजाना था, जो 8 वॉर गॉड में से एक था। भविष्य में उसके पास ऐसे 7 वॉर गॉड और होंगे, अगर वो उन सभी को ढूंढ सका तो। अचानक आर्यन को जेकाल चोटी के दूसरी ओर से कई छायाएं जेकाल चोटी की ओर आती महसूस हुई। उनकी आभा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। तुरंत आर्यन का मन कांप उठा। लगता है कि ये जेकाल संप्रदाय के छिपे हुए बूढ़े लोग हैं। वो सभी सर्व सम्राट है। मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना मेरी मौत निश्चित है। हातिम जल्दी से पीछे हटो, उसने तुरंत फैसला लिया और चिल्लाते हुए कहा। फिर वो एक कदम आगे बढ़कर सरस्वती के सामने गया। उसके मुंह का कोना मुड़ गया, जिससे एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। उसने उसे ब्लू फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड सौंपी और लापरवाही से उसे टूटी हुई फायर ब्लेड भी दी, यह कहते हुए, ये बेकार की चीजें मेरे कुछ काम की नहीं हैं, मैं इन्हें तुम्हें दे रहा हूँ। सरस्वती के इनकार करने का इंतजार किए बिना आर्यन पहले ही हातिम के पास पहुंच चुका था और उसे वापस खींचते हुए कहा, चलो अब बहुत हो गया। लेकिन मास्टर, मैंने अभी तक उसे नहीं मारा है, हातिम ने कहा। भूल जाओ, अभी के लिए इसे जिंदा रहने दो, आर्यन ने कहा। हातिम का दिमाग एक तरफा था, यहाँ तक कि उसने जाते हुए भी सुधाकर को बुरी तरह से एक लात मारी और कहा, अगर यह मेरे मास्टर के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें आज एक कुत्ते की मौत मारता। भविष्य में मेरे सामने मत आना, वरना। सुधाकर पहले से ही 70 या 80 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति था और एक शिष्य के द्वारा सबक सिखाए जाने के बाद उसकी सारी इज्जत धूमिल हो चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा और जमीन पर खून से लथपथ पड़ा रहा। आइस फायर, आर्यन ने अपने मन चिल्लाया। उसी पल पूरे मैदान में एक तेज गर्जना गूंज उठी। इसने सभी के दिल में एक देहस्त बिठा दी। फिर गर्म और ठंडी शक्तियों ने पूरे मैदान को ढक लिया। मास्टर, मैं यहाँ हूँ। क्या आप इन लोगों को जलाना चाहते हैं? तुरंत आइस फायर सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गया और आकाश में उड़ते हुए चिल्लाया, तुम घृणित मनुष्यों, तुम लोगों ने वास्तव में मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मैं निश्चित रूप से तुम लोगों एक बुरी मौत मारूंगा। आर्यन ने उसे आंख दिखाई और ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हारा दिखावा खत्म हो गया हो तो जल्दी करो, अगर तुम अभी नहीं चले तो फिर कुछ कहने लायक नहीं बचोगे। वो पागल नहीं था। उसने आज पूरे जेकाल संप्रदाय को चुनौती दी थी।
जिसमें जेकाल संप्रदाय के छिपे हुए लोग भी शामिल थे जो सालों से एकांत में कल्टीवेशन कर रहे थे, और ये लोग तभी बाहर निकलते थे जब संप्रदाय पर कोई खतरा मंडरा रहा हो। आवेग में आकर उसने सबको चुनौती दे तो दी थी, मगर उसे भी पता था कि वो सबका सामना नहीं कर पाएगा। एकमात्र लेवल 9 के युद्ध सम्राट ने उसकी हालत इतनी खराब कर दी थी, तो वो एक सर्व सम्राट से कैसे निपटता। यही कारण था कि वो अभी भागना चाहता था। अगर वो अभी नहीं जाता तो वो वास्तव में मारा जा सकता था। अभी के लिए उसने अपने अहंकार को एक तरफ फेंक दिया, क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी और वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। आइसफायर ने नादानी से कहा, मास्टर, क्या आपके पेट में अभी भी दर्द हो रहा है? ये सुनकर सिस्टम स्पेस में स्नो व्हाइट हंसते हुए जमीन पर लोट-पोट हो गया। हाँ। हातिम ने भी तुरंत ताबूत अपनी पीठ पर रख लिया और बड़े कदमों के साथ आर्यन के बगल में भागते हुए कहा, मास्टर, यह हो गया। आर्यन ने कहा, अब जल्दी से आइसफायर पर बैठो। ठीक है मास्टर। आर्यन और हातिम दोनों आइसफायर की पीठ पर बैठ चुके थे। आइसफायर, अपनी सबसे तेज गति के साथ उड़ान भरो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे पेट में और तेज दर्द होगा। उस वक्त मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो आइसफायर कांप उठा, फिर उसने अपने पंख फैलाए और कहा, मास्टर, तो आप ठीक से बैठो। अपने पंखों की एक फड़फड़ाहट के साथ वो अचानक आकाश में उड़ गया और तुरंत बादलों में गायब हो गया। दिखावे के लिए उसने एक ड्रैगन की दहाड़ भी मारी थी और अपने मुंह से आग भी उगली, जिससे मैदान में बैठे सभी लोगों के दिल कांप उठे। मीरा और मोटू राम ने भी उसे जाते हुए देखा। अंतिम समय में आर्यन ने सरस्वती से एक ध्वनि तरंग के माध्यम से कहा, कृपया उन दोनों का ध्यान रखना और उनसे कहना, अगर भाग्य चाहेगा तो हम फिर से मिलेंगे, और उनसे कहना रिफाइनिंग हॉल की चोटी पर कुछ ऐसा है जो उनकी कल्टीवेशन में मदद कर सकता है, लेकिन ये उन्हें खुद ढूंढना होगा। सरस्वती ने भी आर्यन को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसका दिल अफसोस से भर गया। अगर यह केशव के लिए नहीं, गणपत के लिए नहीं, चंद्रपाल के लिए नहीं और रामपाल के लिए नहीं होता तो आर्यन जेकाल संप्रदाय का शिष्य बन जाता और जेकाल संप्रदाय पर स्वर्ग संप्रदाय के खिलाफ लड़ने का दबाव बहुत कम हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। आह, सरस्वती ने एक लंबी आह भरी। मैं एक प्रतिभाशाली लड़के को अपना शिष्य बनाने से चूक गई। उसके पीछे एक बुजुर्ग ने कहा, एक नहीं बल्कि दो। एक दूसरे बुजुर्ग ने भी कहा, वो दोनों डेविल है, उनके लिए जेकाल संप्रदाय में शामिल होना असंभव है। सरस्वती बुरी तरह हंसी और कहा, वो डेविल हैं? क्या मजाक है? उनको सियान परिवार द्वारा मजबूर किया गया था। हम गलत थे। ऐसी प्रतिभा 100 वर्षों में नहीं देखी गई। भविष्य में जेकाल चोटी, चलो छोड़ो। आह, ठीक है। छोटी बहन, क्या तुम हमें बता सकती हो कि अंत में उसने तुमसे क्या कहा? एक बुजुर्ग ने पूछा। सरस्वती आधे सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर जवाब दिया, कुछ नहीं। ऐसा नहीं था कि वो उन तीनों महान बुजुर्गों पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन ये आर्यन का रहस्य था जो विशेष रूप से मोटू राम और मीरा के लिए छोड़ दिया गया था। इसके अलावा आर्यन ने ब्लू फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड, जो जेकाल संप्रदाय के 3 महान दिव्य हथियारों में से एक थी, को जेकाल संप्रदाय को वापस कर दिया था। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने भी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसने इसे आर्यन के लिए और भी अधिक रहस्य रखना सही समझा। इस समय उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी, ऊपर वाला भी क्या क्या खेल खेलता है। कुछ चीजों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जैसी वो चल रही है। इस बीच आइसफायर की पीठ पर बैठे आर्यन ने पलटकर जेकाल पर्वत की चोटी को देखा, तलवार के मकबरे को देखा, रोती हुई मीरा को देखा, चुपचाप खड़े मोटू को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर भाग्य चाहेगा तो हम फिर से मिलेंगे। इस वक्त आर्यन अच्छे मूड में था और खुद को एक गीत गाने से रोक नहीं पाया। समुद्र हंसता है, आसमां रोता है, लहरें उमड़ती है और ज्वाला भड़कती है। कभी आकाश हंसता है तो कभी दुनिया रोती है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा केवल स्वर्ग ही जानता है। उसको गीत गाते हुए हातिम चुपचाप सुन रहा था। शायद वो उसके गीत से मोहित हो चुका था। उसने इससे पहले कभी किसी गीत को नहीं सुना था। शायद यही कारण था कि वो उसे बड़े गौर से सुन रहा था। और क्या इस तरह की चीज को गाने में सक्षम होने के लिए, जिसे वो पहले कभी नहीं जानता था, आर्यन के शरीर से उत्सर्जित होने वाली अवधारणा ने उसे थोड़ा भ्रमित कर दिया।
लेकिन यह एक जोरदार भावना भी थी जिसने उसे एक अलग ही भावना महसूस कराई। पूर्वज रुद्रदेव भी इससे नशे में धुत था और अपने दिल में प्रशंसा करते हुए उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब लड़के, तुम सच में संगीत समझते हो। अगर तुम इस गीत को एक ध्वनि तरंग हमले में बदल सके तो मुझे डर है कि बिना किसी निशान के ये 1000 मील दूर तक किसी को भी मार सकता है। अगर अगली बार मौका मिला तो मुझे ऐसा कुछ हथियार विकसित करना चाहिए। वो इस वक्त बहुत खुश था। वास्तव में आर्यन के गीत ने उसे चौंका दिया था। यह एक बहुत ही सुखद और बहुत ही लापरवाह एहसास था। आइस फायर ने पूछा, मास्टर, हम कहाँ जा रहे हैं? आर्यन ने कहा, उतरने के लिए एक शहर देखो। उसे अभी भी पहले ड्रैगन स्लेयर को विकसित करना था। इसके लिए उसे एक शहर ढूंढने की जरूरत थी जहां वो इसके लिए जरूरी सामान ढूंढ सके, और उस तरह का दुर्लभ सामान केवल नीलामी घर जैसी जगह पर मिल सकता था। दूसरी ओर जेकाल संप्रदाय के मैदान में अभी भी सभी शिष्य अपनी जगहों पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे थे। उनके दिमाग सुन्न थे और कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थे। यह सब आर्यन की वजह से था। उसने उन सभी की इज्जत को बुरी तरह से कीचड़ में रौंद कर धूमिल कर दिया था। यही कारण था कि वो अभी उठने की हालत में भी नहीं थे। अंदरूनी हिस्से के 2 बुजुर्ग, बाहरी हिस्से के 2 बुजुर्ग और बाहरी हिस्से के 300 शिष्य, इसके अलावा एक बाहरी हिस्से का शिष्य जो जल्द ही अंदरूनी हिस्से का शिष्य बनने वाला था, यानी कि कबीर को लगाकर आज जेकाल संप्रदाय के पूरे 305 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनको मारने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, आर्यन, और तुम चारों ने उसे यहाँ से भागने दिया। संप्रदाय मास्टर ने तीखी नजरों से अपने सामने खड़े चारों महान बुजुर्गों को देखा। इसके लिए तुम लोगों को सजा के तौर पर हिडन स्वॉर्ड पवेलियन के मुखिया के पद से हटाया जाता है। तुम लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है, तो आज से हिडन स्वॉर्ड पवेलियन को पूरी तरह से खत्म किया जाता है और तुम चारों को अंदरूनी हिस्से से निकालकर बाहरी हिस्से का बुजुर्ग बनाया जाता है। अगर तुम लोग 2 साल के भीतर बाहरी हिस्से को पुनर्जीवित नहीं कर पाए तो मैं निश्चित रूप से तुम लोगों को मृत्यु की सजा दूंगा। समझ में आया? संप्रदाय मास्टर ने तेज आवाज में कहा। सरस्वती ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, जी, हम अपना अपराध स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अन्य तीनों महान बुजुर्गों ने भी कहा, जी, हम अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो कहाँ हैं, जब तक वो जिंदा थे और जेकाल संप्रदाय में थे। चाहे वो बाहरी हिस्सा हो या फिर अंदरूनी हिस्सा, उन्हें तलवार तकनीकों पर शोध करने से कोई नहीं रोक सकता था। इसके तुरंत बाद संप्रदाय मास्टर ने मीरा और मोटू राम को देखा और एक भारी सांस ली। फिर उसने कहा, मेरे आदेशों को पारित करो। अब से जेकाल संप्रदाय एकांत में कल्टीवेशन करेगा। 2 साल के भीतर किसी को भी निजी तौर पर जेकाल संप्रदाय में आने जाने की अनुमति नहीं है और साथ ही वार्षिक परीक्षा को भी रद्द किया जाता है। हमारे पास अब 3 साल से भी कम समय है। वो गुप्त रूप से अपने दिल में चिंतित था। फिर उसने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, स्वर्ग संप्रदाय दिन ब दिन और अधिक मजबूत और शक्तिशाली होता जा रहा है, लेकिन हमारा जेकाल संप्रदाय मजबूत होने की जगह कमजोर होता जा रहा है। बुजुर्ग रामपाल वास्तव में बहुत अशिष्ट है। उसने अपने संप्रदाय मास्टर के आदेश को चुराने की हिम्मत भी की, लेकिन एक लेवल 9 के युद्ध सम्राट का मरना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब से 3 साल बाद नए साल के पहले दिन महान सभा में हमें स्वर्ग संप्रदाय को कुचलना होगा, उस रिदेश को कुचलना होगा और उसके बेटे पार्थ को भी कुचलना होगा। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रतिभाशाली शिष्य नहीं है जो ऐसा कर सकता है। जेकाल संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर वास्तव में इस चीज को लेकर सबसे अधिक परेशान था। जेकाल संप्रदाय के युवा पीढ़ी का कोई भी शिष्य स्वर्ग संप्रदाय के पार्थ की बराबरी नहीं कर सकता था। यही कारण था कि उसने यह फैसला लिया। जल्द ही भीड़ तितर बितर हो गई और मीरा ने मोटू राम को रिफाइनिंग हॉल चोटी पर जाने के लिए सहारा दिया। अब सभी शिष्य उन्हें बुरी तरह से घूर रहे थे। शायद वो उनसे नफरत करने लगे थे। उन्होंने हर चीज के लिए उन दोनों को दोषी ठहराया। अगर वो आर्यन को यहाँ नहीं लाए होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। मीरा रास्ते में चलती कोई विचलित थी। मोटू राम भी एक चक्कर में था। कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया था। इसके अलावा आर्यन वास्तव में एक डेविल था, हातिम भी एक डेविल था। यह सोच सोच कर उसका सिर दर्द बढ़ता आ रहा था। जब वो दोनों रिफाइनिंग हॉल चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। ये 4 महान बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग सरस्वती थी। उसने उन दोनों को देखा और धीरे से कहा,
आज से तुम दोनों मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें 2 साल तक ट्रेनिंग दूंगी और तुम्हारी आगे बढ़ने में मदद करूंगी। मीरा कांप उठी। मोटू भी सरस्वती को देखकर हैरान रह गया। बुजुर्ग सरस्वती, आप? सरस्वती ने लापरवाही से कहा। सवाल मत पूछो। क्या तुम लोग फिर से आर्यन से मिलना नहीं चाहते? मीरा का सिर चावल चुनने वाले चूजे की तरह था। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ। सरस्वती ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो चुपचाप मेरा अनुसरण करो और अपनी पूरी ताकत से अभ्यास करो। तुम लोगों को शक्तिशाली बनना ही होगा, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि उसका नाम आर्यन है। वो फायर ग्लास शहर के सिंह परिवार से है और वो 3 साल बाद स्वर्ग संप्रदाय में जाएगा, जहाँ वो एक शादी को बर्बाद करेगा। तो तुम लोग उससे वहाँ मिल सकते हो। वो जेकाल संप्रदाय की एक महान बुजुर्ग थी और उसके लिए इन चीजों का पता करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। मोटू ने पूछा, किसकी शादी? सरस्वती ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया और कहा, पार्थ की। हाँ हाँ हाँ, मोटू जोर से हंसा। यह मास्टर है, उसकी यही पहचान है। मुझे पूरा भरोसा है वो ऐसा जरूर करेंगे और उस पार्थ को बुरी तरह से रौंदकर मार डालेंगे। हाँ हाँ। वो तुरंत उत्तेजित हो गया। भले ही उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। खुश होने की जरूरत नहीं है। आर्यन आर्यन है और तुम हो। अगर तुम लोग स्वर्ग संप्रदाय में जाना चाहते हो तो तुम लोगों को अपनी पूरी ताकत के साथ कल्टीवेशन करनी होगी। अगर 2 साल के अंदर तुम सबसे ताकतवर शिष्य बन गए तो तुम स्वर्ग संप्रदाय की महान सभा में शामिल हो सकते हो। इस तरह तुम्हारे पास आर्यन से भी मिलने का मौका होगा। कुछ समझ आया? सरस्वती ने कहा। हाँ, समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया। मीरा और मोटू राम दोनों ने एक स्वर में कहा। चलो, ये अच्छा है कि तुम लोगों को जल्दी समझ में आ गया। इसके अलावा मुझे तुम लोगों को एक और बात बतानी थी जो आर्यन ने मुझसे जाते वक्त कही थी। उसने मुझसे कहा था कि रिफाइनिंग हॉल चोटी पर कोई खास चीज है, लेकिन वो तुम लोगों को खुद ढूंढने होगी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि वो क्या चीज है। सरस्वती ने कहा। कोई खास चीज, वो भी इस रिफाइनिंग हॉल चोटी पर? मोटू ने थोड़ा उलझन में आकर अपना सिर खुजलाया। मैं तुम्हें आराम करने और उसे चीज को ढूंढने के लिए दिन में केवल 2 घंटे दूंगी। बाकी के समय तुम लोगों को अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा। और याद रखना, कल सुबह तुम लोगों को तलवार मकबरे पर आना है। तो तुम अभी आराम करो, हम कल वहीं मिलेंगे। ठीक है बुजुर्ग सरस्वती, उन दोनों ने एक साथ कहा। फिर सरस्वती वहां से एक चट्टान के किनारे पर चली गई और आकाश की ओर देखते हुए अपने मन में बड़बड़ाई, आर्यन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए इन दोनों का ख्याल रखूंगी और तुम अपनी पूरी ताकत के साथ मजबूत बनना। बाहरी हिस्से की बुजुर्ग बनने के बाद उसने रिफाइनिंग हॉल चोटी को चुना, क्योंकि वो आर्यन की मदद करना चाहती थी। इसके अलावा मीरा और मोटू में वास्तव में एक निश्चित मात्रा में क्षमता थी। अगर उनकी प्रतिभा को अच्छे से निखारा जाए तो वो एक दिन शक्तिशाली योद्धा बनेंगे। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। मास्टर, समय आ गया है। आइस फायर के माथे से पसीने टपक रहे थे। उसके 4 घंटे पूरे हो चुके थे। वो अब और बाहर नहीं रुक सकता था। वो लगभग 6 घंटे से उड़ रहा था, जो उसकी 4 घंटे की समय सीमा से अधिक था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आइस फायर का स्तर बढ़ चुका था, वरना वो इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाता। आर्यन ने कहा, चलो ठीक है, हमें नीचे उतारने के लिए एक जगह ढूंढो। आइस फायर ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और नीचे उतर गया। आर्यन और हातिम उसकी पीठ से नीचे कूद गए और आइस फायर सिस्टम स्पेस में वापस चला गया। चलो हातिम, हमें बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। वहां से 100 किलोमीटर दूर एक बड़ा शहर था और अभी के लिए उसका वही गंतव्य था। इतनी दूर पैदल चलने का सोचकर आर्यन की भौहें फड़क उठी। आइस फायर, तुमने मेरे बहुत सारे आत्मा पत्थरों को निगला है, फिर भी तुम इतने कमजोर हो। अब जल्दी जल्दी शक्तिशाली बनो, वरना मैं तुम्हारे अजगर को काट दूंगा। आर्यन ने उसको धमकी दी। स्नो व्हाइट जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, आइस फायर, तुम्हारा अजगर जाने वाला है। तुरंत आर्यन चिल्लाया। स्नो व्हाइट, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं है कि तुमने ही मेरे सबसे ज्यादा आत्मा पत्थरों को निगला है। तुम्हें भी अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर अगली बार तुमने अपने अंतिम चाल हमले को इस्तेमाल करते वक्त गंदगी निकाली या फिर और कुछ किया तो मैं तुम्हें भी नपुंसक बना दूंगा। स्नो व्हाइट ने और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कि वो तुरंत पीछे हट गया। क्या तुम्हें मेरी बात सुनी नहीं?
तुमने मुझे अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? आर्यन ने कहा। स्नो व्हाइट ने कल्टीवेशन करने का नाटक किया और कहा, मास्टर मैं अभी कल्टीवेशन कर रहा हूँ। आर्यन ने इसके बारे में सोचते ही अपने दिल के दर्द को महसूस किया। एक पल में उसके 1000 से अधिक आत्मा पत्थर चले गए थे। ये लोग सिर्फ डाकुओं का एक समूह थे, उन्होंने उसके लिए एक भी नहीं छोड़ा। आखिर ये सभी पेटू मेरे ही नसीब में लिखे थे क्या? बच्चे, तुमने उस ब्लू फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड को जेकाल संप्रदाय को वापस क्यों दिया? पूर्वज रुद्रदेव ने पूछा। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मैं जब उसे वापस कर रहा था तो मैंने आपकी आंखों को देखा था जो ऐसी थी मानो कोई बाघ अपने शिकार को देख रहा हो। पूर्वज रुद्रदेव, वास्तव में ऐसा ही था। हर बार जब आर्यन अपनी स्पेस रिंग में कुछ रखता था तो वो एक भूखे बाघ की तरह उसे देखता था। वो अकेला ऐसा नहीं था, बल्कि स्नो व्हाइट और आइस फायर भी उसी की तरह बुखखड़ थे, जो उसकी स्पेस रिंग में हर चीज को ऐसे ही देखते थे। उनके लिए वास्तव में यह एक खुले खजाने की तरह था जिसमें से वो कभी भी कुछ भी उठा लेते थे और निकल जाते थे। आर्यन इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था, वो वास्तव में मजबूर था। फिर आर्यन ने कहा, ब्लू फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड जेकाल संप्रदाय की 3 महान पवित्र कलाकृतियों में से एक है। अगर मैं उसे लेकर आ जाता तो आपको क्या लगता है कि वो मुझे इतनी आसानी से जाने देते? इसके अलावा मैंने उसे सरस्वती को दिया क्योंकि मुझे पता था कि इससे मैं उसका भरोसा जीत सकता हूँ और वो इस दोस्ती की वजह से मेरे लिए मोटू राम और मीरा की देखभाल करेगी। ये आखिरी काम माना जा सकता है जो मैंने उनके लिए किया। फिर उन दोनों ने चलना जारी रखा। हातिम रास्ते में बिना एक भी शब्द कहे उसके पीछे चुपचाप चल रहा था। यह रास्ता मुझे कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाता, अचानक दर्जनों मजबूत लोग उनके सामने कूद पड़े और आर्यन की गर्दन पर एक स्टील का ब्लेड रख दिया। यह रास्ता मैंने बनाया है। यहाँ जितने भी पेड़ थे उन सभी को मैंने हटाया था, तो अगर तुम यहाँ से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। हाँ, बड़े भाई, 2 और बच्चे आ गए हैं। मैं एक नज़र देखकर बता सकता हूँ कि ये लोग अमीर हैं। हमें इनके पास से बहुत से पैसे मिल सकते हैं। आर्यन ने चारों ओर देखा। वहाँ लड़ाई के निशान थे, पर वहाँ उन 20 डाकुओं के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं था। शायद इससे पहले भी उन लोगों ने किसी को लूटा था। अरे ये किस तरह का इंसान है? इसने अपनी पीठ पर ताबूत क्यों रखा हुआ है? उनमें से एक आदमी ने कहा। अरे ये उसका नौकर होगा। शायद ये लड़का अमीर है। लड़के, अब जल्दी से पैसे निकाल वरना हम तुम्हें मार देंगे, एक दूसरे आदमी ने कहा। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। क्या तुम्हें अपना जीवन चाहिए? वास्तव में उसके पास पैसे नहीं थे। अगर होते तो भी वो उनको नहीं देता। हमें अपना जीवन नहीं चाहिए, एक आदमी ने घमंड से कहा। ओह चलो, अब जब तुम्हें अपना जीवन नहीं चाहिए तो मैं इसे खत्म कर देता हूँ। आर्यन की भौहें फड़क उठी और उसने हातिम की ओर अपनी आंख घुमाई। हातिम, इन सबको अपंग कर दो। ठीक है मास्टर। हातिम ने अपनी पीठ से ताबूत को भी नहीं उतारा और आगे बढ़कर उन पर घूंसे बरसाने लगा। उसके एक घूंसे के साथ ही आसपास के दर्जन भर मोटे आदमी जमीन पर गिर गए। ये देखकर आर्यन की गर्दन पर ब्लेड रखे हुए आदमी के पैर कांपने लगे और उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मत मारो। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था जब मैंने तुमसे पूछा था, पर तुमने कहा कि तुम्हें अपना जीवन नहीं चाहिए, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहते हुए आर्यन ने अपनी कोहनी से उसके पेट पर वार किया। अगर तुम मरना चाहते हो तो भी तुम्हें मेरी गर्दन पर ब्लेड नहीं रखनी चाहिए थी। इसके लिए केवल एक ही सजा है। आर्यन ने अभी यह कहा ही था कि अगले ही पल उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हें एक युद्धराज को मारने पर 400 EXP पॉइंट्स, 600 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक मिशन मिला है। मिशन रोग पहाड़ के सभी डाकुओं को खत्म करो। लेवल B रैंक। पुरस्कार 50,000 EXP पॉइंट्स, 8,000 EXP पॉइंट्स, 1,000 सिस्टम पॉइंट्स, 1,000 सोने के सिक्के। अरे यार, ये तो बस एक छोटा सा मिशन है। चलो कोई ना, मुझे कुछ तो मिलेगा। आर्यन इस मिशन को लेकर ज्यादा खुश नहीं था। फिर वो आगे बढ़ा और वहाँ जितने भी डाकू थे उन पर उसने घूंसे बरसाना शुरू कर दिए। उसके हर एक घूंसे के साथ एक डाकू की जान जा रही थी और अंत में केवल एक बोना आदमी बचा था जो शायद उनका लीडर था। आर्यन के रौद्र रूप को देखकर बोना आदमी इतना डरा हुआ था कि वो लगभग डर से ही मरने वाला था। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मेरा जीवन चाहिए, मुझे मेरा जीवन चाहिए, वो घबराहट में बोला। तुम्हें नहीं पता,
लेकिन इस रोग पहाड़ का प्रमुख मेरा दादा है। अगर तुम मुझे मारोगे तो वो निश्चित रूप से तुम्हें माफ नहीं करेगा। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। ओह, तो तुम्हारा दादा यहाँ का प्रमुख है ना? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो और मुझे अपने दादा के पास लेकर चलो, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसने उस बोने आदमी को लात मारते हुए चिल्लाया। जल्दी करो, चूंकि उसने मिशन शुरू किया था इसलिए उसे इसे पूरा करना था। वो 50,000 EXP पॉइंट्स के पुरस्कार को भी नहीं जाने देना चाहता था। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। 3 साल का समय बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। उससे पहले ही उसे एक युद्ध सम्राट बनना था, क्योंकि वो पार्थ को कुचलना चाहता था। यह देखकर कि आर्यन ने उसे नहीं मारा, बोना आदमी तुरंत रेंगते हुए बोला, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। भले ही उसने ऐसा कहा हो, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। हाँ चलो चलो, वहाँ तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद जब वो लोग रोग पहाड़ के रास्ते में थे तो आर्यन ने बोने आदमी से पूछा, और बताओ तुम लोगों का काम धंधा कैसा चल रहा है? बोने आदमी ने जवाब दिया, बस ठीक ठाक चल रहा है। मोलाड शहर जाने का यही एकमात्र रास्ता है, तो धंधे में कोई कमी नहीं आती। तुम्हारे आने से ठीक पहले ही हमने एक बड़े काफिले को रोका था और अच्छा खासा मुनाफा कमाया था। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन हमारा सरदार एक युद्ध सम्राट है। आर्यन ने पूछा, क्या वो तुम्हारा दादा नहीं है? बोने आदमी ने तुरंत अपने शब्द बदल दिए और कहा, हाँ वो मेरा दादा है। मेरा दादा इतना शक्तिशाली है कि वो 5-10 युद्ध बुजुर्गों को तो चुटकियों में खत्म कर देता है। भाई, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं बिल्कुल भी अपने दादा को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। तुम बस मुझे जाने दो। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मार रहा। रोग पहाड़ के ऊपर एक बाघ की चमड़ी की कुर्सी पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा था। उसके सामने 2 लोग बंधे पड़े थे, जिनमें से एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की थी। इसके अलावा उनके चारों भद्दी शक्लों वाले 30-40 लोग खड़े थे। उनके पहनावे और शक्लों से यह जाहिर था कि वो लोग लुटेरे थे। सरदार, ये लड़की सच में बहुत सुंदर है। ये कुछ ऐसा है जिसे हमने आपके लिए आनंद लेने के लिए पकड़ा है। उन भद्दी शक्ल वाले लुटेरों में से एक ने कहा, सही कहा तुमने, मुझे ये पसंद आई। हाँ हाँ, उन लुटेरों के सरदार ने हंसते हुए कहा। तभी उसके सामने घुटनों के बल बैठा बूढ़ा आदमी बोला। हालांकि उसके चारों हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर निडर भाव था। क्या तुम मेरे पासा हॉल के बारे में नहीं जानते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के काफिले को लूटने की? क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में सोचा है? लुटेरों का सरदार जोर से हंसा। मैं यह अच्छे से जानता हूँ कि मैं किसे लूट रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू पासा हॉल से है और तेरे इस काफिले एक नायाब चीज है। अब चुपचाप उस चीज को मुझे दे दो। बूढ़े आदमी का दिल कांप उठा जब उसने अपने मन में सोचा, इसे कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पासा हॉल को कोई निशाना बना रहा है? आखिर वो कौन है? उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि किसी ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। इस बार उसने रोग पहाड़ के रास्ते से जाने का जोखिम उठाया, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि एक काफिले को कुछ लुटेरे लूट रहे हैं, तो उसने अपने साथ आए लोगों से उन्हें बचाने के लिए कहा, लेकिन वो सभी भाड़े के योद्धा थे और काफी कमजोर थे, जो ज्यादा देर तक उन लुटेरों के सामने नहीं टिक सके। उसने पहले सोचा था कि रोग पहाड़ के वो लुटेरे थोड़े बहुत पैसे लेने के बाद उन्हें जाने देंगे, लेकिन उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि वो उन्हें बंदी बना लेंगे। उसके चेहरे से निडर भाव कहीं छूमंतर हो गए थे और निराशा भरे भाव आ गए थे। सरदार कुनेरा, इस लड़की का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक भाड़े की योद्धा है। अगर तुम उसे जाने देते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा। हाँ हाँ हाँ, 1 लाख सोने के सिक्के? लुरकान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है? कुनेरा जोर से हंसा, फिर उसने लड़की की ओर देखते हुए कहा, वो मोलाड शहर के लॉर्ड की बेटी है, रीना। लड़की गुस्से में आ गई और तुरंत चिल्लाई, जब तुम्हें पता कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुमने हमें बंदी बनाने की हिम्मत की। मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कुनेरा जोर से हंसा और कहा, मैंने तुम्हें इसलिए ही तो पकड़ा है कि मैं तुम्हारी पहचान जानता हूँ। मोलाड शहर के लॉर्ड की इतनी सुंदर बेटी मेरे पास है, तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा और मोलाड शहर का दामाद बनूंगा। हाँ हाँ हाँ। रीना की आंखें बुरी हो गईं और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम। लेकिन वो इससे आगे नहीं बोल पाई, क्योंकि वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सरदार, सरदार! कुनेरा एक पल के लिए दंग रह गया और उसने गुस्से में कहा, कौन है ये बदतमीज? किसकी हिम्मत हुई इतनी जोर से चिल्लाने की? अचानक एक लुटेरा दौड़कर आया और कहा, सरदार, सरदार! नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं है।
वहाँ 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 मुख्य द्वार के पास एक लंबा तगड़ा लड़का खड़ा है जिसकी पीठ पर एक विशाल ताबूत है। यह चिल्लाने की आवाज बोने की है जो इस वक्त खून से लथपथ हैं। मुझे लगता है कि ये कोई खतरा है। कुनेरा तुरंत गुस्से में आ गया। मुझे लगता है कि उसने एक भालू का मांस और एक तेंदुए का दिल खाया है जो उसमें इतना जिगरा आ गया कि उसने यहाँ रोक पहाड़ के ऊपर आने की हिम्मत की। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, इन दोनों लोगों पर कड़ी नजर रखो और मेरे वापस आने का इंतजार करो। सबसे पहले मैं उस कमीने को मारकर आता हूँ, फिर मैं हमारी शादी की तैयारी शुरू करूँगा। हाँ हाँ हाँ। यह सुनकर रीना का चेहरा बदल गया और उसका शरीर कांपने लगा। अब उसे इसका पछतावा हो रहा था कि वो क्यों मिशन पूरा करने आई थी। कुनेरा की यह बात सुनकर रीना का चेहरा बदल गया और उसका शरीर कांपने लगा। अब उसे इसका पछतावा हो रहा था कि वो क्यों मिशन पूरा करने आई थी। उसने सोचा था कि वो महल से बाहर की दुनिया देखेगी, इसलिए उसने शहर के मिशन हॉल से एक मिशन लिया और बिना अपने पिता को बताए कुछ भाड़े के योद्धाओं के साथ यहाँ आ गई। लेकिन किसने सोचा होगा कि वो यहाँ डाकुओं का सामना करेगी। लुरकान ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम सच में शहर के लॉर्ड की बेटी हो? रीना ने सिर हिलाया। हाँ चाचा, क्या आपके पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता है? मैं उस मोटे सुअर से शादी नहीं करना चाहती। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लो। लुरकान के चेहरे के भाव और ज्यादा बदल गए। वो अब निश्चित था कि ये मामला जितना सतह पर दिख रहा है उससे ज्यादा गंभीर है। वो जिस चीज को लेकर जा रहा था वो वास्तव में कुछ बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसके बारे में कुछ ही लोगों को पता था। इसका मतलब था कि उनमें से किसी ने उसे धोखा दिया होगा। शायद यह किसी की बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें इन लुटेरों को भी शामिल किया गया था, वरना इन लुटेरों को उसके द्वारा ले जाए जाने वाले सामान और उस लड़की की पहचान के बारे में पता नहीं होता। लुरकान ने कहा, डरो मत, निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा। मेरे पासा हॉल के लोग हमें बचाने के लिए निश्चित रूप से यहाँ आएंगे। लुरकान ने सांत्वना दी। दरअसल अपने दिल में वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो इस मुसीबत से बच नहीं पाएंगे। अगर उन्हें वो चीज मिल गई तो फिर उनका मरना तय है। जिस व्यक्ति ने ये सारा खेल रचा है वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। रोग पहाड़ के मुख्य द्वार पर आर्यन और हातिम खड़े थे। बौना आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। चूँकि यह एक मिशन था और चूँकि ये एक्सपी पॉइंट्स थे, इसलिए वो उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता था। कुनेरा की आंखें गुस्से से भर गईं। फिर उसने हंसते हुए कहा, महज एक युद्धराज और हिम्मत इतनी की रोग पहाड़ पर आकर कुनेरा के लोगों को मारा। वास्तव में मुझे नहीं पता कि लोग मरने के लिए क्यों अपनी मौत के करीब जाते हैं। आर्यन ने कहा, मुझे पता है। उसके इस सीधे जवाब को सुनकर कुनेरा ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें पता है तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि रोग पहाड़ का राजा कौन है? ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें बताना ही होगा कि रोग पहाड़ क्या है और मैं कौन हूँ। वो इस बात से बहुत दुखी था कि वो लड़का उसे पहचान नहीं रहा था। तभी उसकी नजर हातिम की पीठ पर विशाल ताबूत पर पड़ी। उसे उसमें से कुछ दुर्जय शक्ति महसूस हो रही थी। शायद इसके अंदर कोई कीमती हथियार है, उसने मन में सोचा और फिर आर्यन से कहा, लड़के उस चीज को मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हें एक बुरी मौत ना मारूं। आर्यन पहले तो दंग रह गया और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसे आकर ले लो। नहीं नहीं, तुम लोग एक साथ मेरे पास आओ और जल्दी अपना काम खत्म करो। मुझे अभी भी भूख लगी है तो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मुझे रात का खाना मोलाड शहर में खाना है। कुनेरा गुस्से में जोर से दहाड़ा और उसने अपनी जल्लाद जैसी चौड़ी तलवार को बाहर निकाल लिया। लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। इसी के साथ उसके पूरे शरीर से युद्ध सम्राट की शक्तियां बाहर निकली, जिनके दबाव से उसने सीधे आर्यन के दिमाग पर प्रहार किया। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। बोने ने वास्तव में उससे झूठ नहीं बोला था। उनका सरदार एक युद्ध सम्राट था, मगर उसके लिए ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि कुनेरा सिर्फ एक लेवल 1 का युद्ध सम्राट था। वो अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी विंड शेडो स्टेप तकनीक इस्तेमाल की और कहा, टेलीपोर्ट। वो अगले ही पल कुनेरा के पीछे पहुंच गया। फिर उसने अपने मुक्के में शक्तियां भरी। पहाड़ तोड़ मुक्का। बैंग बैंग। 2 मुक्कों के साथ उसने कुनेरा को दर्जनों मीटर दूर उड़ा दिया। चांदनी कदम। फिर उसने हवा में एक कदम रखा और पलक झपकते ही कुनेरा के ऊपर पहुंच गया, जो अभी भी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था। बैंग बैंग। उसने उसके पेट में 2 मुक्के और मारे। इन 2 मुक्कों से कुनेरा एक टूटे तारे की तरह जमीन पर जाकर गिरा। आर्यन जमीन पर उतरा और एक बार फिर उसने अपने मुक्के में शक्तियां भरी। स्प्लिटिंग पल्स तकनीक। एक साथ उसके 2 मुक्के जमीन से टकराए, जिससे धरती हिंसक रूप से कांपने लगी। उसके यह 2 मुक्के इतने जोरदार थे कि कुनेरा का भारी भरकम शरीर हवा में कई मीटर तक उछल गया। तुरंत आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर बाहर निकाला और अपनी ड्रैगन स्लेयर तकनीक का इस्तेमाल किया। ड्रैगन कट। हुश 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 हुश। ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड बिजली की तरह तेज थी,
जो हवा को काटते हुए बेतहाशा नाच रही थी। कुनेरा के शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया था, जिससे उसका ताज़ा खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। हालांकि कुनेरा अभी तक मरा नहीं था और उसने जमीन पर रेंगते हुए कहा, तो तुम कौन हो? आर्यन थोड़ा मुस्कुराया, तुम इसी सवाल के साथ मरो और नरक में इसका जवाब ढूंढते रहना। कुनेरा अतुलनीय रूप से गुस्सा हो गया और कहा, क्या तुम मुझे मारने के परिणामों को जानते हो? लड़के, तुमने किसी ऐसे इंसान को उकसाया है जिसे तुम्हें नहीं उकसाना चाहिए था। तुम भी जल्द नरक में आओगे। भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, मुझे पहले से ही भूख लगी है। आर्यन ने तिरस्कार से कहा, वैसे क्या तुम्हें पता है कि आम तौर पर मुझसे ऐसे शब्द कहने वाले लोगों का क्या असर होता है? मृत्यु जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, उसने एक ड्रैगन स्लेयर से कट मारा और अगले ही पल उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हें एक युद्ध सम्राट को मारने पर 30,000 EXP पॉइंट्स, 2000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें 102 आत्मा पत्थर मिले हैं। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक जल्लाद ब्लेड मिली है। उसे कुछ और चीजें भी मिली, लेकिन आर्यन ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए ये सब चीजें कचरा थी। वो इन सबको सिस्टम पॉइंट्स के साथ बदलने वाला था, क्योंकि उसे अभी सिस्टम पॉइंट्स की जरूरत थी, जिनसे वो जुआ नगरी में जाकर जुआ खेल सकता था और अपने भाग्य को आजमा सकता था। पिछली बार की तरह वो अगली बार भी वहाँ से कोई अच्छी चीज प्राप्त करना चाहता था, लेकिन तभी उसने स्नो वाइट, आइस फायर और पूर्वज रुद्रदेव को अपनी लार निगलते हुए महसूस किया और तुरंत चिल्लाया, अगर किसी ने भी फिर से मेरे आत्मा पत्थरों को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं सबसे पहले उसके हाथ काटूंगा और फिर उसके अजगर को काटूंगा। पूर्वज, यह बात आपके लिए भी है। अगर आप नपुंसक नहीं बनना चाहते और अपने अजगर को बचाना चाहते हैं तो आत्मा पत्थरों को हाथ मत लगाना। मास्टर, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ और जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वो है आत्मा पत्थर, तो मैं उन्हें क्यों लूंगा? स्नो व्हाइट ने कहा। मास्टर, मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आइस फायर ने भी कहा। ठीक है, पूर्वज रुद्रदेव ने निराशा भरे स्वर में कहा। आर्यन ने उन तीनों को धमकाने के बाद अपनी नजरें थोड़ी उठाई, आसपास के डाकुओं को देखा और लापरवाही से कहा, और कौन? उसके बस एक सवाल, और कौन है? को सुनकर वहाँ हर कोई एक चक्कर में खड़ा था। उनके चेहरे फीके पड़ गए थे। उसने एक युद्ध सम्राट को पलक झपकते ही मार दिया था और यह तब था जब वो एक युद्धराज था। इस चीज सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। तुरंत सबने दया की याचना की, वीर योद्धा, कृपया हमें बख्श दें। लेकिन आर्यन की आंखों में कोई दया नहीं थी, उसे सिर्फ अपने मिशन से मतलब था। हातिम, पुराने नियम, उन सभी को अपंग कर दो। हातिम ने नादानी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है मास्टर, मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। इसके अलावा ये लोग अच्छे लोग नहीं थे, वो सभी डाकू लुटेरे थे जो किसी पर भी दया नहीं करते थे। फिर आर्यन कौन सा भगवान का अवतार था जो ऐसे लोगों पर रहम कर देता? बूम बाम बूम। हातिम ने कुछ ही मिनटों में वहाँ मौजूद सबको बुरी तरह से घायल कर दिया, या फिर आर्यन के शब्दों में कहें तो अपंग कर दिया था। फिर आर्यन ने उन सभी को पॉइंट्स लेने के लिए जान से मार दिया। हालांकि अभी भी 2 डाकू बच गए थे जो अपंग होने के बावजूद भी अपनी जान बचाने के लिए मुख्य द्वार के अंदर भाग गए। आर्यन ने उन्हें मारने की कोई जल्दबाजी नहीं की और धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए उनके पीछे अंदर तक गया। वो दोनों अपंग थे तो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सके। आर्यन धीरे धीरे चलते हुए भी उनके पास पहुंच गया। फिर उसने उन दोनों को एक एक मुक्के के साथ जान से मार दिया। आर्यन जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ 2 लोग और थे। क्या तुम लोगों को भी इन्होंने लूटा है? रास्ते में उनके आने से पहले उसने लड़ाई के निशान देखे थे। बूढ़ा आदमी यानी कि लुरकान तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाया। उसने देखा था कि उस लड़के ने कैसे कुछ ही हमलों में कुनेरा को मौत के घाट उतार दिया था। वो वास्तव में बहुत मजबूत था। लुरकान की दिल धड़कन रुक गई। शायद वो इसके तुरंत बाद उठकर आर्यन के पास गया और कहा, छोटे दोस्त, क्या तुम इस बूढ़े की मदद कर सकते हैं? आर्यन ने तुरंत कहा, बिल्कुल भी नहीं, वो यहाँ केवल अपने मिशन को पूरा करने के लिए आया था और वैसे भी उसे अभी भूख लगी तो वो अब जल्द से जल्द शहर पहुँचना चाहता था। लुरकान ने अपने दांत कस लिए। उसने आर्यन की ताकत अपनी आंखों से देखी थी। वो तुरंत बोला, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक जादुई मूर्ति रेलिक्स दूंगा। जादुई मूर्ति रेलिक्स? आर्यन हैरान रह गया। पूर्वज रुद्रदेव ने तुरंत कहा, ये कुछ अच्छी चीज है। उसी समय आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक नया मिशन मिला है। मिशन, लुरकान को पासा हॉल तक छोड़ो। तरह S रैंक, समय 3 महीने। पुरस्कार है 1,000,000 XP पॉइंट्स, 1 लाख ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 10,000 सिस्टम पॉइंट्स। रैंक स्कोर प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक विशेष उपहार पैक प्राप्त होगा।
क्या आप मिशन को स्वीकार करते हैं? आर्यन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, शांत होने का नाटक किया और पूछा, जादुई मूर्ति रेलिक्स ये कोई साधारण चीज नहीं है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इसे मुझे इनाम के रूप में देना चाहते हो? उसे इस मिशन को स्वीकार करना था, लेकिन उसके पास ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए थी। लुरकान ने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन है, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। इस बार मैं जिस चीज को ले जा रहा हूँ वो हमारे पासा हॉल के सम्राट के लिए बहुत कीमती है। जादुई मूर्ति रेलिक्स उनमें से केवल एक है। अगर तुम मुझे इसे सुरक्षित रूप से सम्राट तक ले जाने में मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें जादुई मूर्ति रेलिक्स जरूर दूंगा। पासा हॉल एक व्यापारी संघ था जो डेविल संप्रदाय का एक मशहूर व्यापारी संघ था। हालांकि ये आर्यध्वज हॉल जितना मजबूत नहीं था, लेकिन यह भी दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर सबसे मजबूत व्यापारी संघ में से एक था। इसके अलावा डेविल संप्रदाय के कई मिशनों को इस पासा हॉल के द्वारा पूरा किया गया था। आर्यन के मुंह का कोना पीछे हट गया और उसने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा सारा सामान ले जाऊंगा? लुरकान ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में केवल मैं ही उस जादुई मूर्ति रेलिक्स को खोल सकता हूँ और केवल मुझे ही पता है कि अंदर क्या है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आर्यन भी थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आर्यन, कृपया मिशन जल्दी स्वीकार कीजिए। सिस्टम की आवाज आई। आर्यन ने रीना को देखा और पूछा, उसके बारे में क्या? लुरकान ने रीना को यहाँ अकेले छोड़ना सही नहीं समझा। रास्ते में यह छोटी लड़की बहुत जिम्मेदार थी और उसके सभी भाड़े के समूह के सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। लुरकान ने कहा, छोटी लड़की, तुम्हें हमारे साथ पासा हॉल चलना चाहिए। एक बार वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर तुम चाहो तो वापस अपने घर जा सकती हो। रीना ने अपना सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद बुजुर्ग, लेकिन मैं अपना मिशन पूरा करके रहूंगी। उसके लिए मुझे आपको सही सलामत पासा हॉल के सम्राट के पास भेजना होगा। यही मेरा सिद्धांत है। दरअसल वो यह भी जानना चाहती थी कि बूढ़ा आदमी किस बारे में बात कर रहा था। मिशन पहले से ही उसके भाड़े के समूह के स्तर को पार कर चुका था। अगर वो इस मिशन को पूरा कर सकती हैं, तो यह एक बहुत ही आकर्षक अस्तित्व होगा। उसे इसे पूरा करना था। इसके लिए ही वो रोग पहाड़ आई थी, लेकिन रास्ते में ही उन्हें डाकू मिल गए थे। आर्यन ने उदासीनता से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक और व्यक्ति है या नहीं। चलो। आर्यन मुड़ गया और वहाँ से बाहर चला गया। वो मुख्य द्वार की ओर गया था, जहाँ हातिम ने पहले ही सभी लुटेरों को अपंग कर दिया था और उनको इकट्ठा करके एक जगह ढेर लगा रखा था। हातिम ने नादानी से कहा, बॉस, मैंने इन सभी को अपंग कर दिया है। आर्यन मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, हम कुछ नहीं जानते। लड़के, वीर मत बनो, मेरी जान बचा लो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। वो अपंग लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि वो हिल डुल नहीं सकते थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं मिशन को कैसे पूरा करूंगा? फिर आगे कुछ भी कहने से पहले उसने ड्रैगन स्लेयर को बाहर निकाला और एक कट मारा, जिससे वो सभी तुरंत मारे गए। उसके दिमाग में उन लोगों के मरने की आवाज लगातार गूंजती रही। मिशन पूरा हो गया था। मिशन के लिए एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए उन सबको मरना पड़ा। एक मिशन को पूरा करना कोई साधारण बात नहीं थी, पर फिर भी आर्यन थोड़ा उदास लग रहा था। यह मिशन को पूरा करने पर मिले कम पॉइंट्स की वजह से था। रास्ते में आर्यन ने पूछा, जब तुम इतनी कीमती वस्तु ले जा रहे हो तो तुम अपनी सुरक्षा के लिए शक्तिशाली लोगों को क्यों नहीं लेकर आए? बूढ़े आदमी ने कुछ भी नहीं छिपाया, हमें भी डाकुओं से मिलने की उम्मीद नहीं थी। किसने सोचा होगा कि रोग पहाड़ का कोई डाकू युद्ध सम्राट होगा? उसने उसे ये नहीं बताया कि वो लोगों को लाकर ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उसने यह नहीं बताया कि अंदर कोई था जिसने उसे धोखा दिया था और उसके खिलाफ साजिश रची थी। बूढ़े आदमी को चिंता थी कि अगर वो यह सब कहता है तो आर्यन उसकी रक्षा करने से इनकार कर देगा। रीना ने आर्यन की ओर देखा और कहा, वीर, क्या आप मेरे भाड़े के दल में शामिल हो सकते हैं? आर्यन ने रीना की ओर देखा, वो बुरी नहीं लग रही थी। आर्यन ने रीना की ओर देखा, वो उतनी बुरी भी नहीं थी। हालांकि वो रूबी का शुद्ध और प्यारा रूप, वाणी का जांगलीपन, मेघा की कोमलता और मीरा की ठंडक को देखने का आदी था, तो उसे अब लड़कियों को देखकर उनके आकर्षण से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसने कहा, क्या इसमें मेरा कुछ फायदा है? फायदा? हम मिशन हॉल से मिशन ले सकते हैं, अंक अर्जित कर सकते हैं और अपनी गिल्ड का लेवल बढ़ा सकते हैं। तुम्हें पता है, पूरे तरंग महाद्वीप पर केवल 10 किंग लेवल की गिल्ड हैं। इसके बारे में सोचो, जब हमारी गिल्ड 11वीं होगी तो यह कितना अच्छा होगा। उस दृश्य के बारे में सोचो, हम कितने मशहूर होंगे। रीना ये कहते हुए बहुत उत्साहित दिख रही थी, जैसे कि वो पहले ही किंग लेवल गिल्ड की लीडर बन चुकी हो। वो वास्तव में अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। आर्यन ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, उसे इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी।
उसके लिए किंग लेवल भाड़े का समूह कुछ मायने नहीं रखता था। अगर वो ऐसा चाहता तो इससे अच्छा वो अपने सिंह साम्राज्य को चलाता, जिसका कुलपति पद वो छोड़कर आया था। थोड़ी देर पहले रीना बोलते हुए बहुत उत्साहित थी, मगर आर्यन ने उसके दिल पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी। इससे उसका मुंह उतर गया, जो एक उबले हुए बैंगन की तरह हो गया था। लुरकान ने आर्यन को गंभीरता से देखा और पूछा, क्या तुम किसी संप्रदाय के शिष्य हो? आर्यन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं किसी संप्रदाय का हिस्सा नहीं हूँ। ओह, तो यह इस तरह है। फिर आपने एक भाड़े के समूह में शामिल होने के बारे में क्यों नहीं सोचा? लुरकान ने उत्सुकता से पूछा। सामान्य परिस्थितियों में जो योद्धा किसी संप्रदाय में शामिल नहीं होते थे, वो एक भाड़े के समूह में शामिल होने का विकल्प चुनते थे। वो मिशन हॉल से एक मिशन लेकर और उसे पूरा करके पैसा कमाते थे। वो अपना मिशन लेवल भी बढ़ा सकते थे, जिससे उन्हें उच्च स्तर के मिशन मिलते थे और पैसे भी अच्छे मिलते थे। इसके अलावा अगर किस्मत अच्छी हो तो मिशन के दौरान कई बार खजाने भी मिल जाते थे। अगर वो कुछ स्पिरिचुअल चीजें हो तो यह उनके लिए जिंदगी भर की कमाई के बराबर होते थे। रीना ने हार नहीं मानी और कहा, ये सही है, मेरे भाड़े के समूह में शामिल हो जाओ। मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपना नाम बनाने में सक्षम होंगे। आर्यन ने मजाक में कहा, नाम बनाने में सक्षम? क्या बकवास है। तुम्हारे समूह के सभी लोग मर चुके हैं, क्या उन्होंने अपना नाम बनाया था? रीना फिर से सिकुड़ गई। वो अब वहीं जमीन खोद कर छिपना चाहती थी। तभी लुरकान ने कहा, ये सब मेरी गलती है। मैं वो हूँ जिसने सबसे निचले स्तर का मिशन जारी किया। आर्यन चौंक गया। उसने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक मिशन जारी करने के लिए उसने तुरंत पूछा, क्या कोई भी एक मिशन जारी कर सकता है? लुरकान ने जवाब दिया, बेशक आप कर सकते हैं। जब तक आपके पास मिशन हॉल अंक हैं, आप एक मिशन जारी कर सकते हैं। मिशन का इनाम, कठिनाई और समय सब आप पर निर्भर है। मिशन हॉल अंक। आर्यन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर से पूछा, मैं मिशन हॉल अंक कैसे कमाऊं? रीना को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और तुरंत आगे बढ़कर कहा, मिशन पूरा करने के बाद इनाम के रूप में अंक मिलते हैं। यह मिशन हॉल के अंक अर्जित करने का एकमात्र तरीका है। लुरकान ने भी सिर हिलाया और कहा, मिशन के लिए मैंने जिन अंकों का उपयोग किया वो हमारे पासा हॉल के अंक थे। रीना ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, कैसा है, मेरे भाड़े की गिल्ड में शामिल हो जाओ, फिर मैं तुम्हें किंग लेवल तक पहुंचा दूंगी। आर्यन को देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और वो अपने मन में सोच रही थी कि एक बार जब मैं तुम्हें अपनी गिल्ड में शामिल कर लूंगी तो मेरी गिल्ड की ताकत तुरंत बहुत बढ़ जाएगी। उस समय तभी आर्यन ने पूछा, तुम्हारी गिल्ड का नाम क्या है? फैंटम किंग गिल्ड। थूक 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 थूक। आर्यन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने जबरदस्ती मुंह भर के पानी थूक दिया और रीना को अजीब तरह से देखा। रीना ने गर्व से भरे चेहरे के साथ दबंग तरीके से कहा, कैसा है? यह नाम अद्भुत है ना? आप एक पल में दंग रह गए, है ना? हाँ हाँ हाँ, यह एक ऐसा नाम है जिसके बारे में मैं पूरे 3 सालों से सोच रही हूँ। आर्यन सच में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। फैंटम किंग। एक बार अपने तीखे मुंह को देखो, मुझे लगता है कि इसका नाम बड़बोलों की गिल्ड होना चाहिए था। वो वास्तव में इस बात को जानकर अवाक था कि उस मूर्ख ने इस नाम को सोचने के लिए 3 साल बर्बाद किए थे। इसके बाद आर्यन ने पूछा, इस वक्त तुम्हारी गिल्ड का लेवल क्या है? ये अभी ई लेवल पर हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम जल्द ही किंग लेवल पर पहुंच जाएंगे। भले ही ये अभी शुरुआत हो, लेकिन जल्द ही हमारी गिल्ड आसमान की बुलंदियों पर होगी। रीना ने उत्साह से कहा। लेवल ई। आर्यन ने रीना की उभरी हुई छाती पर नजर डाली और कहा, पहाड़ की दोनों चोटी बड़ी हैं, शायद हो सकता है कि तुम्हारी गिल्ड भी बड़ी हो। आर्यन ने पूरी गंभीरता से कहा। भले ही उसे नहीं पता हो कि इस मिशन हॉल का सिस्टम क्या है, पर वो इतना तो समझ गया था कि ये ई लेवल सबसे निचले दर्जे का होगा। रीना को कुछ समझ नहीं आया कि आर्यन का पहाड़ की दोनों चोटी बड़ी हैं से क्या मतलब था। क्या आप मेरी गिल्ड में शामिल होना चाहते हैं? उसने पूछा। वो बस इतना ही पूछ सकती थी क्योंकि वो आर्यन से उल्टा सवाल करके उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। आर्यन जोर से हंसा और कहा, क्या तुम्हारी फैंटम किंग गिल्ड सच में उतनी मजबूत है? रीना ने कहा, सच कहूँ तो ये अभी उस स्तर पर नहीं है जहां आप इसे सबसे मजबूत कह सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम अगले कुछ महीनों में उस स्तर पर भी पहुंच जाएंगे और एस लेवल को पार करके किंग लेवल पर पहुंच जाएंगे। अगर तुम मेरी गिल्ड में शामिल होते हो तो तुम्हें इसके सदस्य होने के बहुत से फायदे मिलेंगे, जिनमें से एक ये है कि तुम्हें हर महीने सोने के सिक्के मिलेंगे। अभी उसे बेशर्मी से आर्यन को गिल्ड में लाने के लिए छलना पड़ा, क्योंकि आर्यन जैसे योद्धा के साथ वो एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने में सक्षम होगी। फिर उसकी गिल्ड को सबसे मजबूत बनने से कोई नहीं रोक सकता। आर्यन ने अपने मन में थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर उसने अपनी नजरें लुरकान की ओर घुमाई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मिशन हॉल किस तरह की जगह है?
लुरकान ने कहा, मिशन हॉल से आप एक मिशन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। जिस तरह मैंने अपने कुछ अंक खर्च किए और एक मिशन जारी किया, वहीं दूसरी तरफ रीना ने मिशन हॉल से उस मिशन को लिया था, तो मैंने जो अंक खर्च किए उनमें से कुछ अंक मिशन हॉल रखेगा और बाकी के अंक रीना को मिलेंगे। इन अंकों के बदले आप मिशन हॉल से कुछ भी ले सकते हैं, बस यह निर्भर करता है कि वो चीज कितने अंक की है और क्या आपके पास उतने अंक भी हैं। यह सुनकर अंत में आर्यन इसके लिए मान गया। ठीक है, मैं गिल्ड में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। यार, मुझे पता था कि तुम मान जाओगे। हाँ, रीना ने तुरंत एक अनुबंध कागज निकाला और कहा, इस पर हस्ताक्षर करें, फिर आप मेरी फैंटम गिल्ड का सदस्य होंगे। अब से आपका व्यवसाय मेरा व्यवसाय है। अगर कोई आपको धमकाने की हिम्मत करता है तो मैं उसे सबसे पहले सबक सिखाऊंगी। हाँ, वो वास्तव में इस वक्त बहुत खुश थी, जो छिपाए नहीं छिप रही थी। आर्यन ने अनुबंध पर नजर डाली और अपने हाथ की लहर से उस पर हस्ताक्षर किए। रीना ने भी एक बैज निकाला और कहा, ये मेरी फैंटम किंग गिल्ड का बैज है, इनमें से हर एक मेरे द्वारा तराशा गया है। इसे अपने पास रखो, भविष्य में आप पासा हॉल के किसी भी मिशन को स्वीकार कर सकते हैं। यह पीतल का टुकड़ा क्यों है? आर्यन बुरी तरह हंसा। रीना एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसने कहा, चिंता मत करो, भविष्य में हम सोने, प्लेटिनम और हीरे के भी बेज रखेंगे। एक बार जब हम अपना स्तर बढ़ा लेंगे तो हम बहुत अमीर होंगे। ही ये बोलते हुए वो एक बच्चे की तरह खुश थी। उसकी नजरों में आर्यन एक विशेषज्ञ, एक वीर योद्धा, एक महान योद्धा था, जो एक युद्ध सम्राट को भी मार सकता था। अगर वो एक महान योद्धा नहीं था तो वो क्या था? जब आसमान में अंधेरा हो गया तो उन 4 लोगों का समूह अंत में पोलार्ड शहर में पहुंचा। ये शहर बहुत बड़ा था, फायर ग्लास शहर से भी बड़ा। शहर में प्रवेश करने के बाद लुरकान, आर्यन और बाकी दोनों को एक आलीशान सराय में ले आया और कहा, हम रात के लिए यहाँ आराम करेंगे, कल कुछ काम करेंगे और दोपहर में डेमन किंग शहर के लिए रवाना होंगे। वीर आर्यन, आपको जो कुछ खाना है बस मंगाए, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने विशेष रूप से कुछ महंगी चीजें मंगाई जिनसे उसने मेज भर दी थी। इसके लिए वैसे भी उसे पैसे देने की जरूरत नहीं थी। लुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग पहले खाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद आर्यन, हातिम और रीना ने दिल से खाना शुरू कर दिया। हालांकि तभी कुछ मिनट बाद ही आलीशान कपड़े पहने एक सुंदर लड़का अंदर आया, जो दिखने में अमीर लग रहा था। उसके साथ 2 लोग उसके पीछे चल रहे थे और उनकी ताकत कमजोर नहीं थी। रीना का चेहरा बदल गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुंदर लड़के ने तुरंत आगे बढ़कर कहा। रीना, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मैं पहले ही तुमसे माफी मांग चुका हूँ और चाचा पहले ही मुझे माफ कर चुके हैं। मेरे साथ वापस आओ, चाचा ने मुझे तुम्हें लेने के लिए कहा था। रीना ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? क्या आपके व्यवसाय का मुझसे कोई लेना देना है? मैं अभी भी एक मिशन के बीच में हूँ, तो मैं वापस नहीं जा रही हूँ। सुंदर लड़का थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था क्योंकि उसने कहा, एक मिशन? रीना, मुझ पर गुस्सा मत हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी लॉर्ड आंगन में नहीं आऊँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। रीना ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और कहा, ये मेरा काम नहीं है कि आप कहाँ जाते हैं। कृपया क्या आप हमें खाना खाने दे सकते हैं और यहाँ से दफा हो सकते हैं? उस सुंदर लड़के ने सीधे रीना का हाथ पकड़ लिया और कहा, रीना, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। रीना ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि लड़के की शक्तियाँ रीना की तुलना में कई गुना अधिक थी। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वो अपना हाथ नहीं छुड़ा सकी। आर्यन ने अपनी चम्मच नीचे रखी, अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और धीरे से कहा, क्या तुम मुझे आराम से खाना खाने दे सकते हो? सुंदर लड़के ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, कुत्ते, चल यहाँ से दफा हो। हातिम ने अचानक कटोरा नीचे रख दिया और उस सुंदर लड़के को गाय की तरह अपनी आंखों से देखा। वो उसे एकटक देख रहा था, जिसे देखते हुए उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। सुंदर लड़के को उसे देखकर थोड़ा डर लगा और उसने गुस्से में कहा, कुत्ते, तुमने अपने बाप को पहले कभी नहीं देखा है ना? रीना चिल्लाई। करण, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त? करण ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कचरा दोस्ती के लायक हैं। इस मेज पर मौजूद व्यंजनों को देखो, वो सभी सबसे महंगे हैं। यह साफ है कि वो तुम्हें एक दोस्त की तरह नहीं मानते हैं। क्या ये गरीब कमीने इतना अच्छा खाना खा सकते हैं? करण ने तिरस्कार के साथ कहा। जिस क्षण से वो अंदर आया, वो इस बात से नाखुश था कि आर्यन और हातिम रीना के साथ एक ही मेज पर खाने के लिए बैठे थे। वो इस योग्य नहीं थे, इससे भी अधिक क्योंकि रीना उसकी थी। रीना अचानक खड़ी हो गई और कहा,
करण कृपया यहाँ से दफा हो जाओ। करण ने रीना को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, पर उसने आर्यन को देखा और हंसते हुए कहा, क्या क्या ये कहना गलत है कि ये गरीब हैं? क्या ये कहना अच्छा नहीं है कि तुम गरीब के साथ कचरे भी हो? क्या तुम जानते हो कि ये व्यंजन क्या है? क्या तुम जानते हो कि एक मेज की कीमत कितनी है? क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? भाई, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ से तुरंत भाग जाता। करण का प्रत्येक शब्द घमंड से भरा हुआ था। उसके पीछे के दो लोगों ने भी तिरस्कारपूर्ण उपहास का खुलासा किया। उनकी नजर में आर्यन केवल एक युद्धराज था। इस तरह की शक्तियों के साथ वो वास्तव में एक कचरा था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हमें ऐसा करने में सक्षम होने के लिए क्या करना चाहिए? वो जल्दबाजी में नहीं था और देखना चाहता था कि ये नमूना और क्या क्या कर सकता है। करण ने शालीनता से हंसते हुए कहा, इस सराय में भोजन पोलार्ड शहर में सबसे अच्छा माना जा सकता है। थोड़ा या ज्यादा, कम से कम कुछ हजार चांदी के सिक्के का है। क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? करण ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम्हें लड़कियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी लड़की के खर्चे पूरे करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जो तुम जैसे फटीचर के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। स्क्रैम, रीना ने गुस्से में मेज पर थप्पड़ मारा और तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, करण, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आर्यन के चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कान थी और उसने कहा, तो फिर मुझे लड़कियों का खर्च उठाने के लिए कितने पैसे चाहिए? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैं सच में यह जानना चाहता हूँ। क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो? तो चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक लड़की का खर्च झेलने के लिए तुम्हारे पास कितने पैसे होने चाहिए। ये बोलते हुए करण के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। उसकी अभिव्यक्ति घमंड और अहंकार से भरी हुई थी। वो हमेशा से आर्यन जैसे सभी गरीब योद्धाओं को नीचा दिखाता और उनका मजाक उड़ाता था, लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ कदम उठाता तो वो उसका मुंह पैसों से बंद कर देता था। इससे उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती थी, इतनी कि वो इसके लिए एक लड़की को भी छोड़ सकता था। फिर उसने चारों ओर देखा और सभी की नजरों के सामने मेज पर सोने के सिक्कों से भरा थैला फेंक दिया। आर्यन ने बिना अपनी जगह से हिले सिक्कों को देखा और पूछा, वाह, तुम तो बहुत अमीर हो। करण ने शालीनता से कहा, चलो अच्छा है कि तुम यह समझ गए, तो अब तुरंत यहाँ से दफा हो। वो अभी बोल ही रहा था कि आर्यन ने अपना एक हाथ उठाया और अपनी एक उंगली से इशारा किया, दोस्त, थोड़ी देर के लिए यहाँ आना। नौकर चौंक गया और अपने दिल में फुसफुसाया, इस तरह के किसी को बुलाना वास्तव में खास है, लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं है। नौकर तुरंत उसके पास आया, झुक गया और मुस्कुराते हुए कहा, साहब, क्या आपको कुछ और भी चाहिए? आर्यन ने अपनी स्पेस रिंग से एक आत्मा पत्थर बाहर निकाला और कहा, ये हमारे खाने के बिल के पैसे हैं। जब आत्मा पत्थर को सबके सामने लकड़ी की मेज पर रखा गया तो आत्मा ऊर्जा की एक घनी मात्रा तीव्र गति से चारों ओर फैल गई, जिसे कोई भी योद्धा आसानी से पहचान सकता था और बता सकता था कि ये एक उच्च गुणवत्ता वाला आत्मा पत्थर है। नौकर हैरान रह गए और बोला, यह एक आत्मा पत्थर है। खाने के बिल के लिए ये भुगतान कुछ ज्यादा ही है, और इसके अलावा हमारे पास हमारी छोटी सी दुकान में खुले पैसे भी नहीं है। आर्यन ने उदासीनता से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास खुले पैसे नहीं हैं। मेरे लिए एक और मेज सजाओ, मेरा भाई अभी तक भूखा है। ठीक है, मेज की आप चिंता ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ हर रोज 1 महीने तक खाते हैं। आपके लिए एक मेज यहाँ हमेशा उपलब्ध रहेगी। नौकर ने आत्मा पत्थर लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी आर्यन ने एक और आत्मा पत्थर निकाला और कहा, यह तुम्हारी टिप है। नौकर तुरंत स्तब्ध रह गया। वो आर्यन के सामने लगभग घुटने टेकने लगा। मेज पर मौजूद आत्मा के पत्थरों को देखकर और फिर आर्यन को देखकर उसे लगा कि आर्यन एक जीवित भगवान है। क्या यह सिर्फ एक आत्मा पत्थर नहीं है? इसे ले लो, आर्यन ने उदारता से कहा। करण की ओर तिरस्कार के साथ देखा और तिरस्कार से कहा, क्या तुम अभी भी सोने के सिक्कों और आत्मा पत्थर में कोई अंतर करना चाहते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब गरीब फटीचर कौन है? यह करण के चेहरे पर सटीक और बेरहमी से मारा गया थप्पड़ था। वास्तव में 1 लाख सोने के सिक्के एक आत्मा पत्थर की तुलना में कुछ भी नहीं थे। फिर करण ने मेज पर रखे 1 लाख सोने के सिक्कों को आत्मा पत्थर के बगल में देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया, जैसे कि आर्यन ने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा हो। यह बहुत असहनीय था, बहुत अप्रिय था। हातिम की आंखें सिकुड़ गईं और उसने करण को अजीब तरह से देखते हुए कहा, गरीब। उसी समय रीना ने सदमे में आर्यन की ओर देखा और कहा, वो एक आत्मा का पत्थर है। आपने सच में इसे एक टिप के रूप में दिया। क्या आप जानते हैं कि एक आत्मा पत्थर की कीमत कितनी है? आर्यन की आंखें मुड़ गईं और उसने रीना की ओर देखा।
जिसकी आंखों में उदासी का निशान और अत्याचार का भाव था, वो सीधे रीना की बगल में बैठ गया और धीरे से उसके छोटे हाथों को पकड़ते हुए बोला, कोई भी आत्मा पत्थर कितना भी कीमती क्यों ना हो, फिर भी वो तुम्हारे एक बाल जितना भी कीमती नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मेरे दिल सहित। उसकी काली आंखें, उसकी स्नेही अभिव्यक्ति के साथ, उसके इन शब्दों के साथ कोई भी लड़की उसके प्यार में पागल हो जाएगी। विशेष रूप से अंतिम वाक्य, मेरे दिल सहित, जिसने अपनी युवावस्था में एक युवा लड़की को पूरी तरह से गड़बड़ा दिया। ये देखकर करण तुरंत स्तब्ध रह गया। लड़कियों को इस तरह अपनी ओर करना वास्तव में एक अहंकारी, दबंग और कोमल बर्ताव था। करण अंदर से गुस्से में जल रहा था। उसकी मुट्ठी कसकर जकड़ ली गई थी। उसके जोड़ों से विस्फोटक आवाजें आ रही थीं। उसके हाव भाव बेहद बदबूदार थे। अभी तक 2 थप्पड़ थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर 200 से अधिक थप्पड़ थे। यह बेहद दर्दनाक था। करण कौन था? करण मोलाड शहर की सबसे मजबूत और ताकतवर भाड़े की गिल्ड्स में से एक ब्लू टाइटन गिल्ड के लॉर्ड का बेटा था। उसे बेहद शक्तिशाली कहा जा सकता है। भाई लोग, ये चैप्टर अपना इंसेंटिव बचाने के लिए डाला है। मैं इसे 1 घंटे में ठीक करता हूँ। गिल्ड लीडर के इकलौते बेटे के रूप में वो एक घमंडी और अभिमानी लड़का था। मोलाड शहर में उसे कभी भी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। उसने गुस्से में अचानक उनकी खाने की मेज पकड़ ली और उसे उलटने ही वाला था कि तभी हातिम ने उसकी गर्दन पर एक कांटेदार चम्मच रख दी और उसे धीरे से दबाते हुए बोला, मैंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया है। इससे करण चौंक गया और उसने उनकी खाने की मेज को नहीं उल्टा। इसके बजाय उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कुत्ते, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो, जो अपनी मौत को गले लगाना चाहते हो। तुमने करण की लड़की को चुराने की हिम्मत की है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से जाने दूंगा? मैं तुम दोनों को कुचलकर मार दूंगा। वो खुश नहीं था कि वो शांत अभिनय में आर्यन को हरा नहीं सका। हालांकि उसका मानना था कि बहुत जल्द आर्यन उसके सामने जमीन पर घुटने टेकेगा और उससे दया की भीख मांगेगा। फिर वो जोर से चिल्लाया, कुत्तों, ये मत सोचना कि तुम्हारे पास 2 आत्मा पत्थर हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस दुनिया में युद्ध शक्ति का सम्मान किया जाता है। हमला। इसी के साथ उसके साथ आए दोनों योद्धा अचानक आर्यन की ओर बढ़े। आर्यन ने एक नजर उन दोनों को देखा, फिर हातिम की ओर अपनी आंखें घुमाई। हातिम, इन लोगों को यहाँ से बाहर फेंक दो, मुझे शांति से खाना खाना है। हातिम अचानक उठ गया और कहा, ठीक है मास्टर। 3 मीटर लंबे शरीर और बड़ी मात्रा में मांसपेशियों के साथ वो अचानक खड़ा हो गया, जिससे करण इतना डर गया कि वो लगभग जमीन पर गिर गया। उसके पीछे चल रहे 2 अनुयायी भी हैरान रह गए। शुरू में जब वो बैठा हुआ था तो उन्हें यह महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक बार जब वो खड़ा हुआ तो उसके हट्टे कट्टे मजबूत शरीर को देखकर वो दंग रह गए। तुम लोग अभी भी वहाँ किस लिए खड़े हो? उसे मार डालो, करण ने अपने आदमियों पर चिल्लाया। उसके दोनों आदमी आगे बढ़े और हातिम पर हमला कर दिया। बाम बाम। आर्यन ने अनुबंध पर नजर डाली और अपने हाथ की लहर से उस पर हस्ताक्षर किए। रीना ने भी एक बैज निकाला और कहा, ये मेरी फैंटम किंग गिल्ड का बैज है। इनमें से हर एक मेरे द्वारा तराशा गया है। इसे अपने पास रखो। भविष्य में आप पासा हॉल के किसी भी मिशन को स्वीकार कर सकते हैं। यह पीतल का टुकड़ा क्यों है? आर्यन बुरी तरह हंसा। रीना एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसने कहा, चिंता मत करो, भविष्य में हम सोने, प्लेटिनम और हीरे के भी बेज रखेंगे। एक बार जब हम अपना स्तर बढ़ा लेंगे तो हम बहुत अमीर होंगे। ही ये बोलते हुए वो एक बच्चे की तरह खुश थी। उसकी नजरों में आर्यन एक विशेषज्ञ, एक वीर योद्धा, एक महान योद्धा था, जो एक युद्ध सम्राट को भी मार सकता था। अगर वो एक महान योद्धा नहीं था तो वो क्या था? जब आसमान में अंधेरा हो गया तो उन 4 लोगों का समूह अंत में पोलार्ड शहर में पहुंचा। ये शहर बहुत बड़ा था, फायर ग्लास शहर से भी बड़ा। शहर में प्रवेश करने के बाद लुरकान, आर्यन और बाकी दोनों को एक आलीशान सराय में ले आया और कहा, हम रात के लिए यहाँ आराम करेंगे, कल कुछ काम करेंगे और दोपहर में डेमन किंग शहर के लिए रवाना होंगे। वीर आर्यन, आपको जो कुछ खाना है बस मंगाए, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने विशेष रूप से कुछ महंगी चीजें मंगाई जिनसे उसने मेज भर दी थी। इसके लिए वैसे भी उसे पैसे देने की जरूरत नहीं थी। लुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग पहले खाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद आर्यन, हातिम और रीना ने दिल से खाना शुरू कर दिया। हालांकि तभी कुछ मिनट बाद ही आलीशान कपड़े पहने एक सुंदर लड़का अंदर आया जो दिखने में अमीर लग रहा था। उसके साथ 2 लोग उसके पीछे चल रहे थे और उनकी ताकत कमजोर नहीं थी। रीना का चेहरा बदल गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुंदर लड़के ने तुरंत आगे बढ़कर कहा। रीना, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मैं पहले ही तुमसे माफी मांग चुका हूँ और चाचा पहले ही मुझे माफ कर चुके हैं।
मेरे साथ वापस आओ, चाचा ने मुझे तुम्हें लेने के लिए कहा था। रीना ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? क्या आपके व्यवसाय का मुझसे कोई लेना देना है? मैं अभी भी एक मिशन के बीच में हूँ, तो मैं वापस नहीं जा रही हूँ। सुंदर लड़का थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था क्योंकि उसने कहा, एक मिशन? रीना मुझ पर गुस्सा मत हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी लॉर्ड आंगन में नहीं आऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। रीना ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और कहा, ये मेरा काम नहीं है कि आप कहाँ जाते हैं, कृपया क्या आप हमें खाना खाने दे सकते हैं और यहाँ से दफा हो सकते हैं। उस सुंदर लड़के ने सीधे रीना का हाथ पकड़ लिया और कहा, रीना कृपया मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं रीना ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि लड़के की शक्तियाँ रीना की तुलना में कई गुना अधिक थी। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वो अपना हाथ नहीं छुड़ा सकी। आर्यन ने अपनी चम्मच नीचे रखी, अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और धीरे से कहा, क्या तुम मुझे आराम से खाना खाने दे सकते हो? सुंदर लड़के ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, कुत्ते चल यहाँ से दफा हो। हातिम ने अचानक कटोरा नीचे रख दिया और उस सुंदर लड़के को गाय की तरह अपनी आंखों से देखा। वो उसे एकटक देख रहा था, जिसे देखते हुए उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। सुंदर लड़के को उसे देखकर थोड़ा डर लगा और उसने गुस्से में कहा, कुत्ते तुमने अपने बाप को पहले कभी नहीं देखा है ना? ओह, रीना चिल्लाई। करण अपनी जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त? करण ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कचरा दोस्ती के लायक हैं। इस मेज पर मौजूद व्यंजनों को देखो, वो सभी सबसे महंगे हैं। यह साफ है कि वो तुम्हें एक दोस्त की तरह नहीं मानते हैं। क्या ये गरीब कमीने इतना अच्छा खाना खा सकते हैं? करण ने तिरस्कार के साथ कहा। जिस क्षण से वो अंदर आया, वो इस बात से नाखुश था कि आर्यन और हातिम रीना के साथ एक ही मेज पर खाने के लिए बैठे थे। वो इस योग्य नहीं थे, इससे भी अधिक क्योंकि रीना उसकी थी। रीना अचानक खड़ी हो गई और कहा, करण कृपया यहाँ से दफा हो जाओ। करण ने रीना को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, पर उसने आर्यन को देखा और हंसते हुए कहा, क्या ये कहना गलत है कि ये गरीब हैं? क्या ये कहना अच्छा नहीं है कि तुम गरीब के साथ कचरे भी हो? क्या तुम जानते हो कि ये व्यंजन क्या है? क्या तुम जानते हो कि एक मेज की कीमत कितनी है? क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? भाई, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ से तुरंत भाग जाता। करण का प्रत्येक शब्द घमंड से भरा हुआ था। उसके पीछे के दो लोगों ने भी तिरस्कारपूर्ण उपहास का खुलासा किया। उनकी नजर में आर्यन केवल एक युद्धराज था, इस तरह की शक्तियों के साथ वो वास्तव में एक कचरा था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हमें ऐसा करने में सक्षम होने के लिए क्या करना चाहिए? वो जल्दबाजी में नहीं था और देखना चाहता था कि ये नमूना और क्या क्या कर सकता है। करण ने शालीनता से हंसते हुए कहा, इस सराय में भोजन पोलार्ड शहर में सबसे अच्छा माना जा सकता है। थोड़ा या ज्यादा, कम से कम कुछ हजार चांदी के सिक्के का है। क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद।